फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से ये जो प्रश्न ये पवन सीरीज से हैं और हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है। तो जो हस्तांतरण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक होता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हस्तांतरण यानी जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी पीढ़ी में जिस तरीके से लोग रहेंगे उसी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक तो वो इफेक्ट और दूसरा वातावरण होता है। ठीक है, जैसा वातावरण रहेगा, अगर सकारात्मक रहेगा तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, अगर नेगेटिव वातावरण रहेगा तो फिर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके के हस्तांतरण के ये 2 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो परिभाषा होता है, अभिप्रेरणा अध्ययन की प्रक्रिया का सहायक अंग है। यानी जो कुछ भी आप सीख रहे हो, यानी जब आप सीखते हो, यानी जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिप्रेरणा का क्या है, सहायक अंग है, या आप कह सकते हो कि सीखने में मदद करता है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। तो अभिप्रेरणा आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि अभिप्रेरणा अध्ययन की प्रक्रिया के सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अगला आपका प्रश्न है कि अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो जैसे कि हमने जाना, अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायक अंग होता है। लेकिन यहाँ पर अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए किसी राइटर के अनुसार। तो मैकडूगल ने क्या अभिप्रेरणा के संबंध में अपना मत दिया है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट देखा कि किसी भी कार्य को प्रारंभ होता है तो और उसके पूर्ण करने की जो शक्ति प्रदान करती है वो अभिप्रेरणा के माध्यम से ही होता है। और मैकडूगल ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है। अगला जो आपका प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से हस्तांतरण के प्रकार पूछा उसी प्रकार से अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं। तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं, जिसमें अर्जित प्रेरणाएं और मनोदैहिक प्रेरणाएं। यानी एक तो अभिप्रेरणा अर्जित प्रेरणा, यानी इसका जो मतलब होता है कि जो आपने प्रेरणा किसी के माध्यम से अर्जित किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आप उस काम को करने के लिए उतना अभिप्रेरित नहीं हो, लेकिन किसी के थ्रू या आप कह सकते हो कोई आपको प्रेरित कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्जित। यानी आपने उससे प्रेरणा, यानी आपने उससे किसी दूसरे के थ्रू आप प्रेरित होकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया आपने, अर्जित किया। मनोदैहिक यानी आपके शरीर से ही, यानी आप कह सकते हो जन्मजात वो आपको अभिप्रेरणा मिला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मनोदैहिक प्रेरणाएं, या अपने आप से ही प्रेरित होना। ठीक है, मनोदैहिक यानी अपने शरीर अपने मन से प्रेरित होना। आपने देखा भी होगा या आप कभी भी खुद से आप सोचते होंगे नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये क्या होता है कि आप खुद को प्रेरित कर रहे हो, खुद को आप समझा रहे हो कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मनोदैहिक
और अर्जित प्रेरणा यानी किसी दूसरे के थ्रू हम अभिप्रेरणा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, पहला अर्जित प्रेरणा और दूसरा मनोदैहिक प्रेरणा। अगला आपका प्रश्न है कि अभिप्रेरण करने की विधियों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी जो अभिप्रेरणा है, आप कौन सी विधियों को अपनाकर किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित कर सकते हो। तो देखिए, एक तो खेल हो जाता है, रुचियाँ हो जाती है, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, पुरस्कार, ध्यान, ये सभी क्या है, अभिप्रेरण करने की विधि हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखते हैं। ठीक है, संदीप माहेश्वरी का जब वीडियो देखते हैं तो क्या है, एक सामूहिक रूप से पूरा बैठाकर वो मंच पे आते हैं और मतलब उनकी जो वीडियो होती है, एक तरीके से अगर आप 10 मिनट उनकी वीडियो देखते हो ना, तो आप खुद से कहेंगे कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अभिप्रेरणा। तो ये इसके क्या है, विधि है, जिसको आप याद कर सकते हो, खेल, रुचियाँ, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, पुरस्कार, ध्यान। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ध्यान को परिभाषित कीजिए। यानी ध्यान की क्या परिभाषा है। तो डम्बविल के अनुसार ध्यान की जो परिभाषा होती है कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है। यानी अवधान को हम क्या बोलते हैं, ध्यान। ठीक है, यानी जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आपके सामने कोई फ़ोन चला रहा है, बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके सामने कोई फ़ोन चला रहा है और आप पढ़ रहे हो और उससे भी आप बात कर रहे हो या उससे भी, तो आपका ध्यान क्या है, वो बिल्कुल ही जो आप पढ़ रहे हो उस पर फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका ध्यान है एक वस्तु से हटकर किसी दूसरी वस्तु पर है। तो इसलिए जब भी पढ़ना चाहिए तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप किसी की बातें नहीं सुन रहे हो। ठीक, आपका जो फोकस है केवल और केवल किस पे है, पढ़ने पे है। जो आप कुछ पढ़ रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो कि आखिरकार ये है क्या, तो फिर आप दूसरे पे फोकस करने की क्या आवश्यकता है ना। जब आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो, ठीक है, जैसे कि ध्यान, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान पढ़ रहे हो तो आप ध्यान के बारे में जानने का प्रयास करोगे। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही मैंने आप सभी को बताया था, किसी भी प्रश्न को याद करने से पहले या किसी भी क्वेश्चन को याद करने के पहले जब क्वेश्चन पूछता है कि ध्यान को परिभाषित कीजिए, तो सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन से क्वेश्चन करो कि आखिर ये ध्यान है क्या, है ना। पूछा है परिभाषित, वही क्वेश्चन है, लेकिन है क्या, इसके बारे में ध्यान क्या, कौन सा शब्द है। तो जब इसके बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आसानी के साथ आंसर याद हो जाएगा। तो आप इसके थ्रू बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। ध्यान यानी जब कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा मन, ठीक, या हमारा फोकस उसी काम पे केंद्रीकरण या उसी पे आप फोकस करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान। यानी किसी भी दूसरे वस्तु पर या किसी भी दूसरे व्यक्ति पे जो फोकस नहीं होता है, अपने काम पे फोकस होता है, उस पे हम कहते हैं ध्यान, यानी किसी एक वस्तु पे। तो सिंपल आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये डम्बविल ने स्टेटमेंट दिया है, यानी किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है। और अवधान ही क्या है, इसका दूसरा नाम ध्यान है। अगला जो आपका प्रश्न है कि ध्यान कितने प्रकार का होता है। तो देखिए फ्रेंड, ध्यान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऐच्छिक ध्यान और दूसरा होता है अनैच्छिक ध्यान। अब किस तरीके से, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के बालक होते हैं, ठीक है। एक क्लासरूम है और इसमें 2 प्रकार के बालक हैं, ठीक। यहाँ पर ये एक बालक हो गया और यहाँ पर ये एक बालक हो गया, ठीक। चलिए एक और, जो कि यहाँ पर सैड है। अब ये सैड क्यों है, क्योंकि अभी देखिए ये जो पहला है और ये जो दूसरा है और ये जो तीसरा है, ये तीनों क्लास में क्या है, फ्रेंड है, ठीक, फ्रेंड है। बट क्या होता है कि इनका जो सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक, इंग्लिश लेते हैं, एक टीचर आता है या आती है, तो वो क्या होता है कि ये जो बालक है या फिर ये जो बालक है,
ये जब टीचर आता है या जो कुछ भी पढ़ाता है तो उसको शिक्षक जो होता है वो कहता है कि आप इसको याद करो, ठीक, याद करो। तो ये जो पहला बालक है और दूसरा बालक है वो बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। वो शिक्षक तो कहता है तो वो एक तरीके से प्रेरित करता है कि आप उसको याद करो। तो क्या होता है कि जो दो बालक होते हैं वो अपने अनुसार वो सोचते हैं कि हाँ हमको ये करना है, हमको याद करना है, तो वो जो अपना ध्यान है वो एक वस्तु पे टिकाकर और उसको याद करते हैं। लेकिन यही जो है इस पे क्या होता है, थोपा जाता है। लेकिन अब कह सकते हो कि यहाँ पर ये तीनों क्या है, ये जो है वो अपने इच्छा अनुसार उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा बालक है ये शिक्षक के कहने के अनुसार, यानी अपनी इच्छा अनुसार नहीं, किसी दूसरे के अनुसार जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक ध्यान। और इन दोनों को हम कहेंगे ऐच्छिक ध्यान, यानी अपने इच्छा अनुसार। और जो तीसरा बालक है किसी दूसरे के इच्छा अनुसार उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो इसलिए सैड है। और ये जो दोनों है अपने इच्छा अनुसार, तो ये हैप्पी है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए अगला जो प्रश्न है कि रुचि को परिभाषित कीजिए, रुचि की क्या परिभाषा है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार रुचि क्या है, एक प्रेरक शक्ति है। जैसे कि अभी हमने अभिप्रेरणा देखा, तो उसी प्रकार से किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले जो अभिप्रेरणा का अहम रोल होता है वो शक्ति प्रदान करती है। उसी प्रकार से जब आप उस कार्य को कर रहे हो तो रुचि तभी आएगी जब आपको कोई अभिप्रेरित करेगा। तो रुचि क्या है, एक प्रेरक शक्ति है, आपको प्रेरित करती है, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। रुचि की परिभाषा क्रो एवं क्रो के अनुसार रुचि एक क्या है, प्रेरक शक्ति है, यानी किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वो हमें शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि रुचि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हमने देखा अभिप्रेरणा के जो प्रकार थे वे भी दो प्रकार थे, एक तो अर्जित अभिप्रेरणा और दूसरा मनोदैहिक। उसी प्रकार से जो रुचि है सेम वही रुचि भी क्या है, दो प्रकार का, एक तो जन्मजात होता है और दूसरा अर्जित होता है। जैसे कि अब जन्मजात जिस तरीके से अगर मैं कहूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर और किसी दूसरे का घर है, इसमें एक बालक है और इसमें भी एक बालक है। अब देखिए जन्मजात और अर्जित रुचि में क्या होता है, उसके परिवार वाले या आप कह सकते हो उसके घर वाले जिस तरीके की रुचि रखते हैं वो भी उस बालक पे वैसे ही इफेक्ट पड़ता है और वो भी उन्हीं सभी कामों में रुचि लेता है जैसे कि उनके घर वाले लेते हैं। यानी जन्म से ही वो जैसे उनके परिवार वाले जिस वर्क में या जिस तरीके का काम करेंगे जिसमें रुचि होगी वो उसी प्रकार से वो जो बालक है वो भी उसमें रुचि लेगा। यानी वो जन्म से जन्मजात रुचि उसमें पहले से ही उसमें रुचि है, उसको अर्जित नहीं करना पड़ा है, उसको जन्मजात रुचि है, ठीक है। जैसे कि कोई काम है, जैसे कि मान लीजिए साइकिल चलाना है या फिर जैसे रोटी, हाँ रोटी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। जैसे एक लड़की है, ठीक है, एक शहर की लड़की है और एक घर की लड़की है, तो उसके घर में सिखाया जाता है या उसके घर में आप कह सकते हो कि जन्मजात उसको बताया जाता है कि हाँ आपको रोटी पकाना है। तो वो बचपन से क्या है, वो रुचि जो होती है वो रोटी पकाने में जो रुचि होती है वो ध्यान से पकाते भी है और लोगों को खिलाते भी है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम शहर की लड़की की बात करें, अगर उसके घर वालों ने नहीं बताया है तो वो क्या करेगी कि वो उसमें रुचि नहीं लेगी, उसको अर्जित करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, तब उसमें रुचि, या आप कह सकते हो किसी दूसरे के थ्रू उसको कोई दूसरा उसको प्रेरित करेगा तो वो क्या करेगी, वो जो रुचि है वो अर्जित उसको करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक तो जन्मजात रुचि और दूसरा अर्जित रुचि। यानी जो अर्जित रुचि है वो आपको किसी दूसरे के थ्रू अर्जित करना पड़ता है, यानी कोई प्रेरित करता है तब जाके आपको उस काम में रुचि आती है। लेकिन जो जन्मजात रुचि होती है जो कि आपके शरीर में या आप कह सकते हो किसी भी काम में आपको ऑटोमेटिक रुचि आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जन्मजात रुचि।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है कि रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर एक लड़की है, उसको किसी भी काम में रुचि होगा तभी वो ध्यान से काम करेगी। अगर उसको किसी वर्क में रुचि नहीं होगा तो वो ध्यान से काम करेगी ही नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा है कि रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे है। तो रुचि का सबसे अधिक जो संबंध है वो किससे, ध्यान से यानी अवधान से। यानी यहाँ पर आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अगला जो प्रश्न है कि रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है। तो रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। अगला प्रश्न है कि रुचि का क्या अर्थ है। तो विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही क्या है, रुचि है। अगला प्रश्न है स्मृति से आप क्या समझते हो। तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। तो ये भी इजी है, आसानी के साथ याद कर सकते हो। यानी क्या है, स्मृति वह मानसिक, क्योंकि कोई भी आप किसी भी घटना को याद करते हो तो वो आप अपने माइंड में, अपने मानसिक क्या है, मानसिक अपने माइंड में ही याद रखते हो। तो क्या हम इसको कहेंगे, मानसिक प्रक्रिया। ठीक, यानी जो भी आपके अतीत में या जो कुछ भी पहले घट चुका है या जो कुछ भी आपने सीखा है वो क्या करते हो, आप एक जगह अपने मानसिक प्रक्रिया यानी उसको याद रखे होते हैं और पुनः उसको स्मरण करना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। अगला प्रश्न है कि स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। यानी जो स्मृति है वो इसका क्या एक वर्क है। स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है। ठीक है, यानी जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो स्मृति है बहुत ज़्यादा वीक है, आप बहुत जल्दी कोई भी बात भूल जाते हो। तो यहाँ पर यही बोला है कि अचेतन मन में, यानी स्मृति जो होती है अचेतन मन में जो एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में, यानी जो आपका जो पहले घटना घट चुकी है, जो कुछ भी आपके पहले सीख चुके हैं, जो आपका पहले अनुभव है, ठीक है, पूर्व ज्ञान है, उसको पुनः चेतन मन में लाना है क्या करती है, स्मृति का यह कार्य होता है। अगला जो प्रश्न है कि स्मृति के मुख्य सोपान क्या क्या हैं। तो स्मृति के प्रमुख 4 सोपान हैं। एक तो होता है अधिगम यानी सीखना, एक होता है धारण, यानी क्योंकि स्मृति क्या होता है, धारण, आप सीखेंगे उसको धारण करेंगे, उसके बाद प्रत्यास्मरण, उसके बाद अभिज्ञान। तो ये क्या है, स्मृति के प्रमुख 4 सोपान है जिसको याद कर सकते हो, अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान। अगला प्रश्न है कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक के नाम बताइए। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले जो कारक है, प्रेरणा, रुचि, शांतिपूर्ण वातावरण। यानी अगर आपको किसी ने प्रेरित किया तब भी आप याद करने का प्रयास करते हो, आपका पूर्व अनुभव। रुचि हो गया तो आप रुचि रहेगा तो आप जो भी पहले आपका अनुभव है आसानी के साथ याद आ जाएगा। शांतिपूर्ण वातावरण, आपने देखा भी होगा, कोई भी बोलता है कि अगर आप शांत मन से सोचते हो तो वो बातें याद आ जाती है। तो ये क्या है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। तो ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। अगला जो प्रश्न है कि सृजनात्मक से आप क्या समझते हो। तो सृजनात्मक मौलिक परिमाणों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। तो परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है कि भाषा विकास के सिद्धांत बताइए। तो भाषा वातावरण में सीखी जाती है, भाषा का विकास स्वतः होता है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, आसान, सिंपल, आसान, इजी क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है कि स्मृति के 2 प्रकार बताइए। तो स्मृति 2 प्रकार की होती है, एक तो अल्पकालिक स्मृति और दूसरा दीर्घकालिक स्मृति। अगला जो प्रश्न है कि विस्मरण को परिभाषित कीजिए। तो मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों का धारण न करना ही, जैसे सोपान हमने देखा था ना, जो कुछ भी आपने सीखा उसको धारण किया, प्रत्यास्मरण किया, ठीक है, अभिज्ञान किया। तो यही कह रहा है कि अगर आपने किसी भी ज्ञान को सीख रहे हो, ग्रहण किए गए तथ्यों, फैक्ट को धारण न करना ही विस्मरण, यानी आपने उसको भूल गए।
जो कुछ भी आपने सीखा उसको बिल्कुल ही भूल गए, या आप कह सकते हो याद नहीं आ रहा है। अगला जो प्रश्न है कि विस्मरण का मुख्य कारण क्या है, यानी विस्मरण का मुख्य कारण है बाधा का उपस्थित होना। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो वह विज्ञान जो पद्धतियों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णय संबंधित नियमों का अध्ययन करता है उसे हम सांख्यिकी कहलाते हैं, या सांख्यिकी कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है। ठीक, तो जितनी बार आता है यानी बार बार आवृत्ति करना, बार बार प्रयास करना, बार बार अभ्यास करना, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।